प्रज्ञा की बच्ची हर साल क्लास में फर्स्ट आती है, लेकिन इस बार किसी भी हालत में मुझे फर्स्ट आना है और इसके लिए मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी कि ये क्लास में टॉप ही ना कर पाए। प्रज्ञा पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से वो सभी टीचर्स की भी फेवरेट थी। सभी टीचर्स उसी से बुक रीडिंग करवाते हैं। प्रज्ञा हर सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर 8 बजे तक स्कूल के लिए रेडी होकर निकल जाती थी, पर आज उसे पेट में सुबह से कुछ चुभन सी महसूस हो रही होती है, जिस वजह से उसे काफी दर्द होता है। आह माँ, आज मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी माँ सुमन उसके पास आती है और कहती है, पेट दर्द हो रहा है? अच्छा, अब समझी, तूने कल जरूर बाहर से कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। नहीं माँ, पर मैंने तो कुछ नहीं खाया। अच्छा कोई बात नहीं मेरी बच्ची, आज स्कूल की छुट्टी कर ले। नहीं माँ, आज स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करना है और मेरी प्रेजेंटेशन भी है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। दवाई खाकर प्रज्ञा अपना पेट पकड़ते हुए स्कूल चली जाती है। क्लास में पहुंचने के बाद भी उसका पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। पेट दर्द होने के कारण आज वो चुपचाप ही थी। उसे चुपचाप देखकर उसकी फ्रेंड निशा ने उससे पूछा, क्या हुआ प्रज्ञा, आज तो इतना चुप क्यों है और तेरा चेहरा भी बड़ा उतरा हुआ लग रहा है। हाँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ना जाने क्यों, ऐसा दर्द तो मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ। तभी क्लास में इंग्लिश के टीचर आ जाते हैं। सभी बच्चे जोर से गुड मॉर्निंग कहकर उनका स्वागत करते हैं। आज क्लास में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन है प्रज्ञा, आई होप तुमने अच्छे से तैयारी की होगी। जी सर। तो फिर यहाँ आकर बोर्ड पर अपनी प्रेजेंटेशन दो। बेचारी प्रज्ञा दर्द में तड़पती हुई बोर्ड की तरफ जाती है। तभी सौम्या उसे देखती है। कुछ तो हुआ है इसे, जो इतनी तकलीफ में है। आज कहीं ये कोई गड़बड़ ना कर दे प्रेजेंटेशन देने में। प्रज्ञा जैसे ही प्रेजेंटेशन देने लगी तो उसका पेट और भी तेज दर्द करने लगा और वो पेट पकड़कर खड़ी हो गई। तभी सौम्या ने देखा कि उसकी स्कर्ट पर खून के लाल धब्बे लगे हुए हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे वो देखो, प्रज्ञा की स्कर्ट तो खून से पूरी लाल हो गई है। ये बात सुनकर सारी क्लास प्रज्ञा की स्कर्ट की तरफ देखने लगी और हंसने लगे। प्रज्ञा ने जब अपनी स्कर्ट की ओर देखा तो स्कर्ट में सचमुच के खून के धब्बे लगे हुए थे। ये देखकर वो घबरा जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसकी स्कर्ट पर ये खून कहाँ से लगा। साथ ही क्लास में सभी बच्चे अभी छोटे थे, तो वो भी नहीं जानते थे कि आखिर खून आया कहाँ से। सभी बच्चे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रज्ञा को अपनी इंसल्ट होती देख बहुत बुरा लगता है और वो क्लास से बाहर भाग जाती है। प्रज्ञा रुको बेटा, रुको और चुप हो जाओ तुम सारे के सारे। लेकिन प्रज्ञा किसी की नहीं सुनती और वो भागते भागते स्कूल के पीछे वाले जंगल में चली गई और वहां बैठकर रोने लगी। ये क्या हुआ मुझे, मेरी स्कर्ट पर खून कहाँ से आया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। अरुण टीचर जाकर सारी बात मेडिकल रूम की टीचर आरती को बताते हैं। वो उसे ढूंढते हुए स्कूल के पीछे की ओर आती है। प्रज्ञा वहां बैठकर रो रही होती है। प्रज्ञा, प्रज्ञा, कहाँ हो बेटा तुम? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, एक बार मेरी बात तो सुनो बेटा। आरती मैडम उसे ढूंढ लेती हैं और उसके पास आकर कहती हैं, प्रज्ञा बेटा, इसमें शर्माने और रोने वाली कोई बात नहीं, ये तो पीरियड्स है जो कि सभी लड़कियों को होता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ। नहीं, सब लोग हंसेंगे मुझ पर। मैं हूं ना, कोई नहीं हंसेगा तुम पर, चलो मेरे साथ। मैडम ने प्रज्ञा को एक सैनिटरी पैड दिया और उसे बदलने के लिए दूसरे कपड़े भी दिए। फिर उसे उस दिन की छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। हे राम, ना जाने मेरा इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया, मुझे तो सुबह ही समझ जाना चाहिए था। पर माँ, मेरे अलावा तो क्लास में अभी तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। होगा बेटी, सबका अलग अलग टाइम होता है, तुम अब बड़ी हो गई इसलिए तुम्हें जल्दी हो गया। उसकी माँ ने उसे सब बहुत अच्छे से समझाया। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो सौम्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो तो, खूनम खून करने वाली प्रज्ञा मैडम आ गई। कल तो तेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ, तू है ही इसी लायक। उसकी बात सुनकर सारी क्लास उस पर हंसने लगी। इस तरह हर रोज वो उसका मजाक उड़ाने लगी। बात यहाँ तक आ गई कि प्रज्ञा को अब स्कूल जाते हुए भी डर लगने लगा और वो घर पर ही रहने लगी और रोती रही। क्या हुआ मेरी बच्ची को, जो दर्द में भी स्कूल जाने के लिए तैयार रहती थी, अब वो स्कूल जाना ही नहीं चाहती।
प्रज्ञा का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, जिसके कारण उसका क्लास में परफॉर्मेंस भी खराब होने लगी। उसके मार्क्स देखकर टीचर भी हैरान थे। क्या हुआ प्रज्ञा बेटा, अब तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती क्या? देखो तो कितने खराब नंबर आए हैं तुम्हारे। पता नहीं क्यों अब मैं सब भूल जाती हूँ सर। बस यही तो मैं चाहती थी, अब मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके एग्जाम आ जाते हैं, लेकिन प्रज्ञा का ध्यान पढ़ाई में कम और इस ओर ज्यादा रहता था कि कहीं फिर से उसकी स्कर्ट पर खून के धब्बे तो नहीं लग गए। वो हर पल इसी खौफ में जीने लगी, जिस वजह से उसका रिजल्ट भी बेहद खराब आता है। और रिजल्ट खराब होने के कारण सौम्या क्लास में फर्स्ट आ जाती है। ये मैं फर्स्ट आ गई, मैंने उस प्रज्ञा की बच्ची को हरा दिया, ये वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। लेकिन तभी सबकी नजर सौम्या की स्कर्ट पर गई, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। अरे वो देखो, सौम्या की स्कर्ट पर लाल खून के निशान। सौम्या अपनी स्कर्ट की तरफ देखती है। हे भगवान, ये क्या, मेरी स्कर्ट में भी खून के निशान, लेकिन ये मेरी स्कर्ट पर कैसे आए? वो शर्म के मारे क्लास से भागने लगी, लेकिन तभी प्रज्ञा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ सौम्या, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो हम लड़कियों के लिए गर्व की बात है। हाँ सौम्या बेटा, ये सब नॉर्मल है और ये हर लड़की के साथ होता है। ये लो सैनिटरी पैड। चलो सौम्या घबराओ नहीं, मैं तुम्हें वॉशरूम की तरफ ले चलती हूँ। सौम्या को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बाथरूम से बाहर आकर प्रज्ञा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो प्रज्ञा, मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की और आज जब मेरा टाइम आया तो तुमने मेरा साथ दिया। कोई बात नहीं सौम्या, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इसके बाद वो दोनों पक्की सहेलियां बन गई और प्रज्ञा के मन से भी डर निकल गया। अब वो फिर से अच्छी पढ़ाई करके क्लास में फर्स्ट आने लगी। अब सौम्या को भी समझ आ गया था कि पीरियड्स को लेकर हंसना या मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, बल्कि पीरियड्स होना तो एक अच्छी बात है। सिमरन पढ़ने में बहुत ही होशियार और समझदार लड़की थी। वो बचपन से ही क्लास में अव्वल आती थी। स्कूल में सभी सिमरन की बहुत तारीफ करते थे। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसके माता पिता भी उसकी हर डिमांड को पूरी कर देते थे। सिमरन की एक ही सहेली थी मीनल, जो उसके पड़ोस में रहती थी। दोनों साथ ही स्कूल जाती थी। एक दिन स्कूल जाते वक्त, अरे सिमरन, आज तूने फिर लेट कर दी। तू क्लास में अव्वल आती है इसलिए तुझे टीचर कुछ नहीं बोलती। आज तो वो पक्का मुझे पनिशमेंट देंगी। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, हम दोनों क्लासरूम की खिड़की से जाकर सीट पर बैठ जाएंगे। ये देख मेरा नया फोन। वाह, तुम्हारा पर्सनल फोन? यहाँ तो मुझे हर साल अपनी दीदी की पुरानी स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। ये फोन तुम्हारा भी तो है, आखिरकार हम दोनों बचपन से फ्रेंड्स हैं। कल पूरी रात मैं इसके फीचर्स देखती रही। मीनल और सिमरन बातें करते करते स्कूल पहुंच जाती हैं और चुपके से क्लासरूम के पीछे वाली खिड़की से घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन टीचर दोनों को पकड़ लेती है और लेट आने की वजह से टीचर दोनों को क्लास से बाहर कान पकड़कर खड़ा कर देती हैं। सिमरन, तुम पढ़ाई में अच्छी हो, लेकिन तुम्हें स्कूल के और भी रूल्स फॉलो करने चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। सॉरी टीचर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सिमरन और मीनल के सामने वाली क्लास से दो लड़के क्लासरूम के बाहर कान पकड़कर खड़े थे। अरे क्यों दिल छोटा कर रही है, सिर्फ हम दोनों ही क्लासरूम के बाहर थोड़ी हैं, सामने उन लड़कों को देख। हाय गर्ल्स, आप लोग भी क्लास में लेट आई थी क्या? हाँ, ये टीचर भी ना स्कूल में पढ़ाने आती हैं या बच्चों को पनिशमेंट देने? मैंने तुम्हें स्कूल में पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने भी कुछ दिनों पहले स्कूल में एडमिशन लिया है। धीरे धीरे रॉकी और सिमरन में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना फोन नंबर दे देते हैं। दोनों हमेशा साथ में घूमते हैं, स्कूल के बाद भी साथ में वक्त बिताते हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त सिमरन अपने मोबाइल से किसी को टेक्स्ट कर रही होती है। अरे यार, तू भी ना हमेशा इस मोबाइल में ही लगी रहती है। अरे वो स्टैंडर्ड 11 वाला रॉकी है ना, उसने मुझे क्या मस्त जोक भेजा है। तूने रॉकी को अपना नंबर क्यों दिया? वैसे भी वो दूसरे स्कूल से आया है। इस बार हमारा 10th क्लास है, वो मेरी थोड़ी स्टडीज में हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ तू उससे थोड़ा दूर रहा कर, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, रॉकी काफी अच्छा लड़का है। अगले दिन सिमरन क्लास में बैठकर फोन चला रही थी, तभी उसे टीचर पकड़ लेती हैं। ये क्या है सिमरन, आजकल तुम्हारे मार्क्स वैसे भी पहले से बहुत कम हो गए हैं और तुम क्लास में बैठकर मोबाइल चला रही हो। मुझे मजबूरन तुम्हारी मम्मी को कंप्लेंट करना पड़ेगा। सॉरी टीचर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा,
वरना मम्मी मेरा फोन छीन लेंगी। प्लीज मम्मी को मत बताइएगा। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं माफ कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। गर्मी की छुट्टी का वक्त आ जाता है। सिमरन और रॉकी स्कूल के बाद कुछ टाइम साथ में गुजारने का प्लान करते हैं। अरे यार मीनल, तू आज अकेली घर चली जा। अगर मेरी मम्मी तेरे घर पर कॉल करे तो बोल देना मैं तेरे घर पर ही हूँ। लेकिन तू कहाँ जा रही है? मैं रॉकी से मिलने जा रही हूँ। ये सही नहीं है, तुम्हें स्कूल से सीधा घर जाना चाहिए। तुम मेरे से जलती हो क्योंकि स्कूल में सभी मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी सिमरन के फोन पर रॉकी का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सिमरन रॉकी से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ काफी अंधेरा होता है। सिमरन रॉकी को आवाज देती है, रॉकी कहाँ हो तुम? रॉकी पीछे से आकर उसे भूकर डरा देता है। ओह रॉकी, तुम भी ना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या तुम भी बच्चों की तरह डर गई? रॉकी और सिमरन साथ में पिज्जा खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और एक पिक्चर देखते हैं। कल से गर्मी की छुट्टी हो जाएंगी, हम लोग 2 महीने तक नहीं मिल पाएंगे। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बताना है तुम्हें? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। तुम भी ना, तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सिमरन और रॉकी साथ में वक्त बिताते हैं और कब दोनों अपनी हदें पार कर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अगले दिन से स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। रॉकी और सिमरन एक दूसरे से मिल नहीं पाते। कुछ दिनों बाद सिमरन को उल्टियां होने लगती हैं और सिर चकराने लगता है। सिमरन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। तब वो मीनल को सारी बात बताती है। क्या किया सिमरन तूने? मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे मना करने के बाद भी रॉकी के साथ वक्त बिताया। तू चिंता मत कर, कल से स्कूल खुल रहा है। तू पहले रॉकी से जाकर बात कर। अगले दिन सिमरन जाकर रॉकी से बात करती है। उसे सारी बात बताती है। तुम्हें याद है उस दिन हम तुम्हारे घर पर मिले थे, हमारे बीच? वो तो मेरा सबसे खूबसूरत दिन था। हमारे साथ में बिताए गए वो पल मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम रॉकी? ये सब हमने साथ में किया था। ठीक है, रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रॉकी वहाँ से चला जाता है। सिमरन रोते हुए मीनल के पास जाती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रॉकी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। वो मुझसे नफरत करने लगा है। मुझे पता था वो लड़का कुछ ऐसा ही करेगा। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे लगता है हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए। नहीं, ये बात किसी को नहीं बताना, वरना सब मुझ पर हंसेंगे। अगले दिन रॉकी सिमरन को एक गोली लाकर देता है। ये लो, ये गोली खा लेना। इसके बाद इस परेशानी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन रॉकी, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? चुपचाप से एक गोली खा लो और मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद से न तो मुझे कॉल करना, न ही कोई मैसेज। सिमरन वो गोली खाकर जाकर अपनी क्लास में बैठ जाती है। तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तुझे क्या हो गया सिमरन? आंखें खोलो। इसके मुंह पर पानी छिड़कने के बाद भी इसे होश नहीं आ रहा है। लगता है कोई सीरियस इशू है। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज आप किसी को मत बताइएगा। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम लोगों को सही राह दिखाना मेरा काम है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिना झिझक के मुझे सारी बातें बताओ। मीनल डर कर टीचर को सारी सच्चाई बता देती है। टीचर सिमरन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ उसका अच्छे से चेकअप करवाती है। कुछ देर बाद सिमरन को होश आ जाता है। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब होने के पीछे कुछ और वजह है। मुझे मीनल ने सब बता दिया है। इस उम्र में बच्चे नादानी करते हैं, लेकिन तुमने जो किया है वो छोटी बात नहीं है। इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। आप प्लीज किसी को कुछ नहीं बोलिएगा। ऐसे बिना जाने कोई मेडिसिन लेना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें किसी बड़े से एडवाइस लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो मिस, मैं बहुत घबरा गई थी। लेकिन तुम्हारे साथ जिसने ये किया है, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। टीचर रॉकी को स्कूल से सस्पेंड करवा देती है और उसके फाइनल एग्जाम देने पर भी रोक लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए टीचर, मैं ऐसी गलती फिर कभी भी नहीं करूंगा। तुमने एक लड़की के साथ जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम्हें सिमरन से माफी मांगनी चाहिए और अब इस गलती को सुधार कर इसका पश्चाताप भी तुम्हें ही करना होगा। मुझे माफ कर दो सिमरन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं घबरा गया था। मैं तुम्हें प्रॉब्लम में छोड़ के चला गया। टीचर सिमरन को लेकर उसके माता पिता के पास जाती है। देखिए सर,
मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो आपको बहुत धैर्य रखकर सुननी होगी। अक्सर बच्चे कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें पछताना पड़ सकता है। आप क्या कहना चाह रही हैं टीचर? हमारी बेटी से कुछ गलती हुई है? वो दरअसल बात यह है कि वो आपकी बेटी सिमरन प्रेग्नेंट है। ये सब करने स्कूल जाती हो तुम? मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा, बेशरम लड़की। रुक जाइए सर, अब ऐसे समय में आपको इन बच्चों का साथ देना होगा, वरना ये जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी और ये नादानी में कोई गलत कदम ना उठा ले। टीचर बड़ी समझदारी से सारी बात सिमरन के मम्मी पापा को समझाती है। अब हमें क्या करना चाहिए? इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी सिमर बहुत छोटी है, इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हमें इस बच्चे का मिसकैरेज करवा देना चाहिए। मैंने डॉक्टर से बात की है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर सिमरन की फैमिली और टीचर मिलकर उस बच्चे का मिसकैरेज करवा देते हैं। थोड़ी दिनों बाद सिमरन बिल्कुल ठीक हो जाती है। सिमरन के मम्मी पापा भी उसकी गलती के लिए उसे माफ कर देते हैं। अब सिमरन और मीनल की फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। सिमरन मीनल से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। मीनल, मैंने तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। ये तो मेरा फर्ज था। दोस्त अगर दोस्त के काम ना आए तो मैडम दोस्ती कैसी? अब थोड़ा हंस भी दे। आज से हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी हमें अपनी हर गलती को सुधारने का एक मौका जरूर देती है। इसलिए कोई गलत कदम ना उठाएं और अपने माता पिता से हर प्रॉब्लम शेयर करें, जिससे मुश्किल घड़ी में वो आपका साथ दे सकें।